अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन का यह मतलब है वस्तु जैसे वस्तु होगी, पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, या कोई फर्नीचर खरीदा, मोबाइल खरीदा, ये वस्तु है। सेवाएं कौन सी होगी? बस सेवा होगी, डॉक्टर ने आपको सेवा दी, टीचर पढ़ा रहा है वो सेवा दी, ये सेवाएं में इंक्लूड होगी। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ यानी धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन करना। मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्र शब्द का क्या मतलब होता है? शास्त्र यानी किसी विषय के संबंध में मनुष्य के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्य के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना अति आवश्यक है। अर्थशास्त्र का प्रयोग कहाँ होता है? क्यों पढ़ते हैं हम अर्थशास्त्र? क्या फायदा होगा हमें अर्थशास्त्र पढ़ने का? यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक शब्द आया था पीछे, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है उत्पादन, वितरण एवं खपत यानी खर्च की एक सामाजिक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका तात्पर्य होता है कि वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन, या भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। अलग अलग देश की अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है। इस विषय को परिभाषित करते हुए इसे मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है। मार्शल ने पाया था कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियां हुआ करती है। इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इसके आर्थिक आधार को समझना होगा। अर्थशास्त्र की परिभाषा अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र कला भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व। अब जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं तो कोई महत्व भी तो होगा ना, तभी हम पढ़ रहे हैं। कोई तो फायदा होगा, या फायदा होना चाहिए। उत्पादकों को लाभ होना चाहिए। उत्पादक कौन होता है? जो वस्तुओं को बनाने वाला है। श्रमिक जो काम करता है। उपभोक्ताओं को लाभ, व्यापारियों को लाभ, सरकार को लाभ होना चाहिए। समाज सुधारकों को, राजनीतिज्ञों, प्रबंधकों, विद्यार्थियों को, देश के उत्थान में लाभ, वैज्ञानिकों को लाभ, इन सभी को लाभ होना अति आवश्यक है। भारत में अर्थशास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य बृहस्पति थे। उनका अर्थशास्त्र सूत्रों के रूप में प्राप्त है, परंतु इससे अर्थशास्त्र संबंधी सारी बातें समावेश में नहीं है। तो पुराने वक्त में, प्राचीन समय में कौटिल्य का अर्थशास्त्र बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, जिसके अंदर अर्थशास्त्र के बारे में क्रमबद्ध तौर तरीकों से सारी चीजें पेश की गई है। इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक है। आचार्य कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र क्षेत्रों में किन किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? प्रोफेसर रोबिन्स के अनुसार उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जो इच्छित वस्तु और इसके साधनों के रूप में उपस्थित होती हैं, जिनका उपयोग वैकल्पिक या कम से कम दो प्रकार से किया जाता है। अर्थशास्त्र की इस परिभाषा के निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। नंबर 1, अर्थशास्त्र विज्ञान है। अर्थशास्त्र में मनुष्य के कार्यों के संबंध में विचार होता है। अर्थशास्त्र में उन्हीं कार्यों के संबंध में विचार होता है जिनमें इच्छित वस्तु प्राप्त करने के साथ परिमित रहते हैं। साधन होना जरूरी है। एक इच्छित वस्तु यानी उदाहरण के तौर पे देखो, आपको एक फोन खरीदना है 5,000 रुपए का, आपको इच्छा हुई। अब यहाँ संसाधन क्या है? संसाधन है 5,000 रुपये आपकी जेब में होने चाहिए। अगर 5,000 रुपये आपकी जेब में है, संसाधन पूरा है, तो उस आवश्यकताओं को आप पूरा करोगे, अपनी इच्छा को पूरा करोगे। अगर 5,000 रुपये आपके पास नहीं है तो आप उसको आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाओगे, या आपके पास कम पैसे है तो उस आवश्यकता को आपको कम में पूरा करना पड़ेगा, आवश्यकता के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र के अंदर एक महत्वपूर्ण लाइन है कि जो संसाधन है वो सीमित है और आवश्यकता है वो असीमित है। तो इनके बीच में बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करेंगे पढ़ेंगे हम। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं होती क्या है वैसे? आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? पहले एक प्रश्न आता था। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसमें पैसे का लेन देन हो, पैसे से संबंधित हो। तो गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी होगी? जो पैसे से संबंधित नहीं होगी। एक लेडीज एक होटल में खाना बनाती है, जॉब करती है, वहां 5,000 रुपये महीने की कमाती है,
आर्थिक क्रियाएं। वही लेडीज अपने घर पे आने के बाद अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, परिवार के लिए खाना बनाती है, गैर आर्थिक क्रिया में आएगी, वो पैसा थोड़ी ना लेगी। आर्थिक क्रिया पहला पॉइंट है उत्पादन। उत्पादन होता है प्रोडक्शन करना, वस्तु और सेवाओं को बनाना। उपभोग, उपभोग होता है कंजप्शन, यानी व्यक्ति या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। विनिमय एक्सचेंज, आदान प्रदान, जैसे वस्तु का क्रय या विक्रय करना होता है, उसका माध्यम मुद्रा होता है। मुद्रा के माध्यम से हम वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, एक जगह से दूसरी जगह तक वस्तुओं को पहुंचाना साधनों के माध्यम से। राजस्व, लोक व्यय, लोक आय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर 1933 में सर्वप्रथम रैगनर ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है क्योंकि इन दो सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को समझना बेहद ही आवश्यक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटा शास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र बड़ा शास्त्र है। चलो देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र यह व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे परिवार, किसी व्यक्ति के बारे में, फर्म के बारे में, उद्योग के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में बात करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र जॉन मेनार्ड केन्स को मैक्रो इकोनॉमिक का संस्थापक पिता माना जाता है। आधुनिक आर्थिक सिद्धांत के बहुत से महत्वपूर्ण विषय जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, राजस्व, बैंकिंग, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार की सिद्धांत, आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक विकास आदि का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम जब अच्छा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय के काम करके लोग अपनी जीविका कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं। आर्थिक क्रिया को सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए प्रत्येक देश अलग अलग आर्थिक प्रणाली अपनाता है। आर्थिक प्रणालियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अलग अलग देश की अलग अलग आर्थिक प्रणालियां होती है जी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों और लाभ के लिए उनके संचालन के निजी स्वामित्व पर आधारित होती है। इनका जो मालिक होगा वो प्राइवेट होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसका दूसरा नाम साम्यवादी या जनवादी के नाम से भी जाना जाता है और इसका मालिक सरकार होगा। समाज कल्याण का मुख्य उद्देश्य रहता है इनका। मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम से पता लगता है, जिसमें दोनों शामिल होगी, पूंजीवादी और समाजवादी। आर्थिक नीति, प्रत्येक देश चाहे वह किसी भी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आता हो, उसको नीति बनानी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था के अंदर समस्याएं हैं, समस्याओं का सामना करने का हथियार है हमें हमारे पास, और उस हथियार का नाम है आर्थिक नीतियां। मजबूत नीतियां होगी तो हम लड़ पाएंगे। मुद्रास्फीति एक पॉइंट है जिसमें लिखा है अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो। महंगाई होना इन्फ्लेशन है। गरीबी, धन और आय की असमानता, बेरोजगारी जैसी समस्या हमारे देश में है। इनका सामना कैसे होगा? अच्छी नीतियों से होगा। गवर्नमेंट अच्छी नीतियां बनाए, जिसमें एक विशेषज्ञ अर्थशास्त्री है, एक्सपर्ट लोग हैं, नीतियां बनाए ताकि इस समस्याओं का सामना कर सकें। मुख्य आर्थिक नीतियां, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, कीमत नीति, आय नीति, रोजगार नीति, आर्थिक नियोजन। इनके बारे में 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। ये नीतियां कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये नीतियां होने का क्या फायदा है, अगर ये नीतियां नहीं होगी तो क्या नुकसान है, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है, इनके सिद्धांत लिखे हैं, इनके बारे में बताया। एडम स्मिथ थे, अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं। जॉन मेनार्ड केन्स जो मार्शल के शिष्य रहे हैं, जिनको व्यष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता भी माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स, ये जर्मन के हैं। आधुनिक भारत के मुख्य भारतीय अर्थशास्त्रियों के भी नाम हैं, जिनकी लिस्ट इस प्रकार से है। इन्होंने भी अर्थव्यवस्था के ऊपर काम किया, बात की। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है, परंतु भारतीय अर्थशास्त्र के असली जनक चाणक्य है, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र के बारे में लिखा। इन्होंने क्रमबद्ध ढंग से लिखा इसके बारे में। अर्थशास्त्र की सीमाएं, सीमाएं मतलब दोष। आर्थिक नियम कम निश्चित होते हैं, क्योंकि हम बात यहाँ करते हैं
भविष्य की, इसलिए कम निश्चित माना गया है यहाँ। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि विज्ञान भी है कला भी है, दोनों है कैसे है, एक दो से। अर्थशास्त्र केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करता है, वास्तविक मनुष्य का अध्ययन करता है, सामान्य मनुष्य का अध्ययन करता है, आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है, गैर आर्थिक क्रियाओं को नहीं करता है, कानूनी सीमा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करता है। इस चैप्टर से संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि उसका डाउट दूर कर सके हम जल्दी से जल्दी।